नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोई पत्थर से ना मारे, हमारी वॉल पर पत्थरबाजी की तस्वीरों के साथ ये वाक्य लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये वाक्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि रामनवमी के दिन देश में अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इंसानियत को पत्थरों से कुचला गया। और तो और देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक जेएनयू में खाने को लेकर छात्र संगठनों के बीच खूनी जंग हो गई। हैरानी होती है ये सुनकर और तस्वीरों को देखकर भी कि रामनवमी के दिन मांसाहार को लेकर छात्रों ने लाठी डंडे चलाए। अब एक बार फिर जेएनयू चर्चा में है, मगर एक बार फिर से अपने विवाद की वजह से ही। हमारे यहाँ तो कहीं पे नहीं होती कि राम नवमी के दिन आप चिकन खा रहे हो, आपके घर में नॉनवेज बन रहा है। ये एबीवीपी के गुंडे ये डिसाइड करेंगे कि हमारा खाना क्या होगा, हम किसके साथ घूमेंगे, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आप शुद्ध खाना बनाते हो उस दिन, वहाँ पे आप पूरी सब्जी खाते हैं और वहाँ पे आप नॉनवेज की बात कर रहे हैं कि आप नॉनवेज बन रहा है वहाँ पे और नॉनवेज खाते हैं, बलि लगा रहे हैं। एबीवीपी के गुंडे खुद साबरमती हॉस्टल्स पे नॉनवेज खाए हैं हम लोग को मारने पीटने के बाद। तो ये तो पूरी तरह से हिपोक्रेसी है। इन बयानों को सुनिए और सोचिए एक बार कि दुनिया के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों में से शुमार जवाहरलाल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में खाने पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं छात्र संगठन। किसी का सर फोड़ दे रहे हैं, किसी की हड्डी तोड़े दे रहे हैं। नॉनवेज बनाम रामनवमी की पूजा को लेकर छात्रों ने अपने हाथों में लाठी डंडे उठा लिए। ये झगड़ा इतना कैसे बढ़ा और जेएनयू में क्या कुछ हुआ, तस्वीरों के जरिए पल पल की हलचल को देखिए। मेस का वेंडर चिकन की डिलीवरी के लिए कावेरी हॉस्टल पहुंचता है। लेफ्ट विंग का दावा है कि एबीवीपी के छात्र आते हैं, पहले वेंडर को धमकाते हैं कि वो चिकन लेकर लौट जाए और फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। ये वीडियो लेफ्ट विंग ने इसी दावे के साथ जारी किया है। एबीवीपी के गुंडे जो 5 जनवरी 2020 के वायलेंस में संलिप्त थे, वो सारे आते हैं, उस वेंडर को मारते हैं, धमकाते हैं। उसका वीडियो है हमारे पास, आपको मैंने भेजा भी है। उसको मारते हैं, धमकाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से। वहाँ जो कॉमन स्टूडेंट है वो राइट टू फूड के कारण वो जाकर मेस वार्डन से मिलता है, बोलता है बताओ हमारा नॉनवेज क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली संडे को दिन नॉनवेज बनता है हॉस्टल्स में। इस बीच छात्रों का एक धड़ा मेस वार्डन के पास पहुंच जाता है। ये छात्र वार्डन से कहते हैं कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका उन्हें अधिकार है। तो फिर रविवार का दिन होने के बाद भी मेस में शाम के खाने के लिए चिकन क्यों नहीं बन रहा? वार्डन ने उन्हें भरोसा दिया कि वो शाम को मीटिंग में फैसला करेंगे और फिर बताएंगे। इस भरोसे के बावजूद माहौल में तनाव बढ़ गया। इसी तनाव की वजह से रामनवमी की पूजा में भी देरी हो रही थी। ये पूजा जहां हो रही है वो कावेरी हॉस्टल के मेस के बिल्कुल पीछे है। यही हवन होना था, लिहाजा एबीवीपी के छात्र रविवार को मेस में नॉनवेज परोसे जाने के खिलाफ थे। शाम को मेस वार्डन ने मेस कमेटी की बैठक बुलाई। दरअसल छात्र क्या खाएंगे ये उन्हें ही तय करना था, लिहाजा इसमें मेस सेक्रेटरी और मेस कमेटी के कुछ छात्र शामिल थे। ये उस समय की तस्वीर है जब कावेरी हॉस्टल के मेस में चल रही मीटिंग में बाहर से आए कुछ छात्र घुस आए और नॉनवेज न बनाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। यूनिवर्सिटी में एक तरफ नवरात्रि की पूजा थी तो दूसरी तरफ रमजान की इफ्तारी।
एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि बाहर से आए छात्रों ने खाने को लेकर हंगामा खड़ा किया और कई छात्रों को पूजा में शामिल होने से रोका। दूसरी तरफ एनएसयूआई ने वीडियो जारी कर दावा किया कि इफ्तारी और पूजा दोनों शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। कोई भी किसी को पूजा में शामिल होने से नहीं रोक रहा था। नवरात्रि की पूजा समाप्त हो जाती है और मेस में खाना शुरू होने का समय आता है। इसी दौरान विवाद एक बार फिर बढ़ जाता है। एबीवीपी का आरोप है कि बाहर से आए कुछ छात्र मेस बंद कर देते हैं और कहते हैं कि किसी को भी अब खाना नहीं मिलेगा। यही झड़प मारपीट और पत्थरबाजी में बदल जाती है, जिसमें दोनों तरफ से 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। दोपहर में बढ़े तनाव के बाद ही दिल्ली पुलिस ने 4 पीसीआर वैन तैनात कर दी थी, मगर लेफ्ट विंग का आरोप है कि पुलिस तमाशबीन बनी रही। क्या हुआ है कि दिल्ली पुलिस के सामने 4 पीसीआर वैन्स लगे हुए थे, उनके सामने एबीवीपी के गुंडे कॉमन स्टूडेंट्स को पीट रहे थे। आप जो ये बोल रहे हैं ना लेफ्ट राइट का डिबेट है, इसमें लेफ्ट राइट का डिबेट है ही नहीं। एबीवीपी के गुंडे कॉमन स्टूडेंट्स को पीट रहे थे। तो दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के छात्रों ने भी विरोध में मार्च के साथ मोर्चा खोल दिया। लेफ्ट विंग के छात्र यहां इकट्ठा हुए और यहां से वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं एबीवीपी ने सारे आरोपों से इनकार किया। एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता जेएनयू में। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है हालांकि, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है, ये मेडअप इशू है ताकि विद्यार्थी परिषद को बदनाम किया जा सके, ताकि इस कैंपस में जो उनको एक गिरती लोकप्रियता है उनके साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एबीवीपी का नाम आप बदनाम कर दो। आप एबीवीपी का घर में अकेले मत देखिए, इस देश के संस्कृति को देखिए। मीट खाया जाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी था। और इस बात को लेके जेएनयू में बवाल खड़ा करने वाला कौन था? एबीवीपी। मेस मैनेजर को कौन धमकी दिया? एबीवीपी। जो वेंडर आया उसको धमकी कौन दिया? एबीवीपी। मेस सेक्रेटरी जिसको कौन मारा? एबीवीपी। तो साफ है कि नॉनवेज या रामनवमी से कहीं ज्यादा ये लड़ाई लेफ्ट बनाम राइट की है। इसका अंजाम एक बार फिर जेएनयू जैसी नामी यूनिवर्सिटी में जंग के तौर पर सामने आया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं आज एबीवीपी के 3 घायल छात्रों ने भी लेफ्ट विंग के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कुमार कुणाल, सुशांत मेहरा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। रामनवमी पर जेएनयू में छिड़ी जंग की भूमिका हफ्ते भर पहले से ही बन रही थी। लेफ्ट विंग का आरोप है कि एबीवीपी नॉनवेज पर रोक लगा रही थी, जबकि एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट विंग रामनवमी की पूजा रोकना चाहता था। इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। राजधानी दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे। और वहीं रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। अपने आप में उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब चर्चा होनी है। हालांकि इसके पहले सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ तब आए थे जब उत्तर प्रदेश में 2.0 योगी की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जानी थी। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी मुलाकात और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसे इससे जुड़ी हुई और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपको बता दें, 7 दिनों से चल रही तनातनी रामनवमी पर हिंसक हो गई जेएनयू में। कहना ही पड़ रहा है कि इतने बड़े शिक्षण संस्थान की साख को कोई पत्थर से न मारे, जिस तरह की तस्वीरें जेएनयू से सामने आई हैं।
में चिकन का एजेंडा डालना, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, आप सभी को जानने की जरूरत है। ये 7 दिन से साजिश चल रही है, उसी साजिश का नतीजा वो फेक नोटिस था। साजिश थी या एजेंडा, मगर सोशल मीडिया पर मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दर्दनाक भी हैं और शर्मनाक भी। देश की इतनी नामी यूनिवर्सिटी सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। क्या लेफ्ट राइट की लड़ाई इसकी साख को बट्टा लगा चुकी है? एक बार फिर जेएनयू में जो हुआ वो इसी की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज पर झगड़ा अचानक रामनवमी के दिन ही हुआ। इस पर विवाद हफ्ते भर से जारी था। एबीवीपी का दावा है कि हफ्ते भर पहले एक आम सहमति बनी थी कि कावेरी हॉस्टल में चूंकि रामनवमी की पूजा हो रही थी, लिहाजा उस दिन उसकी मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। दूसरी तरफ कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें उस दिन नॉनवेज खाना ही नहीं था, कावेरी के रेसिडेंट को खाना ही नहीं था। जबरदस्ती ये चीज इम्पोज करना, उसको एक अमली जामा पहनाना, एक शुगर कोटिंग करना। जो उनका कहना है, ये जो बातें हैं कि 7 दिन पहले हमने इन्फॉर्म किया था और सारी चीजें मीटिंग हुई थी, ऐसा कुछ अगर हुआ था तो सवाल ये है कि ये एविडेंस है कहाँ? क्योंकि हम जो मीटिंग करते हैं वो लोग जो लोग आते हैं वहाँ हॉस्टल कमेटी के सारे मेंबर का साइन होता है, जो लोग इस जीबीएम में जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, 24 घंटे पहले नोटिस निकाली जाती है। ये सारी चीजें एक प्रोसेस है। तो अगर हुआ तो उनसे सवाल यही है कि वो नोटिस है कहाँ, वो एविडेंस है कहाँ? ऐसे मुंह से बोल देने से कुछ नहीं है। ये तो रही खाने की बात। एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी की पूजा में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया। एबीवीपी ने दावा किया है कि उसके पास परमिशन है, मगर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी उसके दावे को चुनौती दे रहे हैं। पूजा का विरोध 3:30 बजे आके पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। ये इवेंट जो भी है ये इसके लिए परमिशन अथॉरिटीज के द्वारा नहीं थी और इससे पहले कावेरी में कभी हुआ भी नहीं है ये चीज, इस तरह की पूजा या इवेंट जो भी है हॉस्टल के अंदर। ये अगर होता भी है तो हॉस्टल के बाहर होता है, ये हॉस्टल के अंदर नहीं होता और जिसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होती है वो परमिशन भी इनके पास नहीं थी। अगर इजाजत थी तो फिर ये नोटिस क्यों चस्पा किया गया? कावेरी हॉस्टल के सभी वार्डन ने नोटिस जारी किया था कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले से परमिशन लेनी होती है। इन सब के बीच पूजा हुई और उस दिन बवाल भी मच गया। अब जेएनयू प्रशासन कैंपस में शांति बहाल करने में जुटा हुआ है। अनीशा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। जेएनयू के भीतर शांति बहाली कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जेएनयू के विवाद से बाहर निकलिए और आइए मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां रामनवमी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा में कई शहरों में जमकर पथराव हुआ। गुजरात के 3 शहरों में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया तो एमपी के खरगोन में उपद्रवियों ने हद ही कर दी। पत्थरबाजों ने न सिर्फ शोभा यात्रा को निशाना बनाया बल्कि एसपी के पैर में गोली भी मार दी। कई जगहों पर आगजनी के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की ओर से कुछ उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। जिन घरों से पत्थर आए हैं आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल दें। एक ओर रामनवमी का जुलूस है और दूसरी ओर से पत्थर बरसाए गए। त्योहार के मौके पर एमपी के खरगोन को ऐसे धधकाया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरों से वार हुआ, पेट्रोल बम से हमला हुआ, हंगामा जोरदार हुआ। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी ने देखते ही देखते खरगोन को हिंसा की चपेट में ला दिया। त्योहार के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया। हिंसा की तस्वीरें सामने आई तो शासन भी फौरन एक्शन में आया। पत्थरबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हिंसा भड़काने वालों को चेतावनी दी। पत्थरबाजी करने वालों के घरों को पत्थर में बदलने की बात कही। जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हमारे एसपी साहब को पैर में छर्रा गोली लगी है, टीआई साहब के सर में पत्थर लगा है, 4 पुलिस वाले घायल हैं। और जिन घरों से पत्थर आए हैं आज उन घरों को पत्थर के ढेर में बदल देंगे। कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। जो जलाबदर के लायक होगा जलाबदर होगा, जो रासुका के लायक होगा रासुका होगा, और जहां से पत्थर आए उन पत्थरों वाले घरों को भी तोड़ेंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश में शांति रहेगी। एमपी के गृह मंत्री का बयान आते ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। पत्थरबाजी के आरोपियों को चिन्हित कर उनके घरों को ढहाना शुरू कर दिया गया। खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा में 6 पुलिस वालों समेत 24 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि हिंसा के वीडियो के आधार पर हर एक आरोपी की पहचान की जा रही है और हर आरोपी के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई करें। कितने लोगों की गिरफ्तार? अभी तक 84 लोगों की गिरफ्तार। उधर रामनवमी के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई। प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। मामों का बुलडोजर बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता, केवल शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भारी पुलिस बल के बीच खरगोन में प्रशासन का एक्शन जारी है। हिंसा की एक एक तस्वीर को खंगाला जा रहा है। तनाव फैलाने वाले आरोपियों को पहचाना जा रहा है। आरोपियों की धरपकड़ की ऐसी ही कार्रवाई गुजरात के 3 शहरों में भी जारी है, जहां रामनवमी के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। गुजरात के आणंद, साबरकांठा और द्वारका में रामनवमी के मौके पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आणंद और साबरकांठा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव से तनाव हुआ। वहीं द्वारका में रामनवमी के झंडे जलाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। रामनवमी के मौके पर कई शहरों में हुए तनाव के बीच राजनीति भी जारी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर ट्वीट किया। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी जुलूसों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में माहौल खराब किया। ओवैसी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ओवैसी जैसे लोग ही देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ओवैसी जी और इनके कैटेगरी के कई नेता हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। इनकी सोच समाज समग्र रूप से आगे बढ़े, डेवलपमेंट पे जाए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोटी मिले, ये इनकी सोच ही नहीं है। इनकी पूरी राजनीति ही आधारित है कि हम इस देश में कौमी एकता को भंग करें, फिर अपनी रोटी सेकें। एमपी और गुजरात दोनों जगहों पर रामनवमी में हुई हिंसा के बाद स्थिति अब काबू में है, लेकिन त्योहार के बीच पत्थरबाजी की घटनाएं तमाम सवाल भी खड़े कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात समाजवादी पार्टी में छिड़ी नई तकरार की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर ही सवाल उठा दिए हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। चुनावी नतीजों के महीने भर हुए कि समाजवादी पार्टी पर इसके साइड इफेक्ट साफ नजर आने लगे हैं। एक एक कर अखिलेश यादव के करीबी अब उनसे दूर जाने लगे हैं। अभी चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी दूर नहीं कि आजम खेमे ने अखिलेश के खिलाफ आवाज उठा दी।
अब तक आजम खान की रिहाई न होने पर अखिलेश यादव पर सवाल उठा दिया। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने इस तरह भरी सभा में अखिलेश यादव पर हमला बोला तो इसी बहाने बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। अखिलेश के रवैये को तानाशाही भरा बता डाला। अब जबकि ये सत्ता से बाहर हैं तो इनके आपस की फूट सामने आ रही है और जनता को भी ये स्पष्ट मालूम हो चुका है कि ये लोगों का आम आवाम के हित से कोई मतलब नहीं है। इनका एकमात्र एजेंडा था कि कैसे भी सत्ता हासिल करो और अपनी तिजोरियां भरो और अपने निजी स्वार्थ जो है उसको पूरे करो। समाजवादी पार्टी के अंदर जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है, जिस प्रकार से परिवारवाद फैल रहा है, उसके कारण जो लोग हैं वो एक प्रकार से छोड़ के भी जा रहे हैं। और अनेक उदाहरण उनके परिवार का ही खुद उदाहरण है जो चुनाव के पहले चले आए। उसके साथ साथ अब आप स्वर सुन रहे हैं। तो जब आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहेगा और उसकी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी तो इस प्रकार के विद्रोह के स्वर उनके आला कमान और उनके शहजादे के ऊपर उठते रहेंगे। हादसे की जिसने पूरे झारखंड, बिहार समेत देश को हिला दिया। जी हां, रामनवमी के दिन देवघर में त्रिकूट पर्वत पर वहां पहुंचे श्रद्धालु रोपवे में फंस गए। सैकड़ों फीट ऊपर ट्रॉली में 48 लोगों की जिंदगियां फंस गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कितनी मुश्किल से लोगों को बचाया गया। सारे लोगों का रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, मगर अफसोसनाक ये है कि रेस्क्यू के दौरान एक शख्स की जान भी चली गई। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ। वायुसेना यहां ट्रॉली में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, मगर रेस्क्यू के दौरान यह हादसा देखने को मिला। आपको दिखाते हैं कैसे 48 जिंदगियां सैकड़ों फीट ऊपर फंस गई। आप भी देखिए आस्था का बदहाल रोपवे। वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत। सर लोगों की मदद से हम लोग का जान बच गया। पानी, रसद वगैरह सुबह पहुंचाया जा सका है। कि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। इस देश में कितना आसान है ना कि लोगों की जिंदगियों से लापरवाही कोई और करे और खूंटियों पर कपड़ों की तरह टांग दिए जाएं लोग, बिल्कुल ऐसे। नीचे देखने पर हूक उठती है। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाई, बीच में तारों पर झूलती ट्रॉली और ट्रॉली में टंगे 48 लोग। सोचिए क्या बीती होगी इन लोगों पर जब इन्हें अपनी हर सांस आखिरी लग रही होगी। क्या बीती होगी रस्सी के सहारे नीचे उतरती इस बच्ची पर जब ये बच रही होगी। जिंदगी अधर में लटकना इसे ही कहते हैं। दो तरफ पहाड़ हैं और नीचे गहरी खाई के बीच ट्रॉली में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती है। एक रस्सी पर एक मासूम सी बच्ची लटकी हुई है। इस बच्ची को बचाने का जतन है ये। आहिस्ते आहिस्ते बच्ची रस्सी के सहारे नीचे सकुशल उतार ली गई। इसी बच्ची की तरह ये बच्ची भी बचाई गई। जान बची है मगर बदहवासी वैसी ही है। इन दो बच्चियों के अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जिन्हें सकुशल निकाला गया है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक युवक को सकुशल नीचे उतारने की कोशिश हो रही है। दो पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें झारखंड में देवघर के त्रिकुट पर्वत तक ले जाने वाले रोपवे की है। आस्था के सैलाब में हवा में लहराते भक्त रोपवे के जरिए ट्रॉली पर सवार होकर त्रिकुट पर्वत पे थे। भक्ति भाव में डूबे लोगों को मालूम भी नहीं था कि जल्द ही यहाँ माहौल बदलने वाला था। हंसी खुशी और भक्तिमय माहौल चीख पुकार में बदलने वाला था, क्योंकि रविवार शाम 4 बजे के आसपास
एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। ट्रॉली के पत्थर से टकराने के साथ ही चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। ट्रॉली के पत्थर से टकराने के बाद तारों पर लोड पड़ा और ट्रॉलियां रुक गई। तुरंत ही बचाव दस्ते को सूचित किया गया। केबल के जरिए यहाँ से हाइट लेता है, यहाँ से एलिवेशन के जरिए जो रोप लगा हुआ है यहाँ से ऊपर चला जाता है ये केबिन। और आप देखिए अब यहीं से ये जो है केबिन जब हाइट ले रहा था तो आपस में उलझा है। एक जो है हाइट ले रहा था, एक नीचे आ रहा था, उलझ गया यहाँ पे। और उसके बाद जो है सारा जितने केबिन्स थे, कार केबल जो थे, वो अपने अपने जगह पे स्टकअप हो गए, हेल्ड अप हो गए। और वहाँ उसमें जो लोग बैठे हुए थे स्ट्रैंडेड, वो वहीं स्ट्रैंडेड रह गए। और बताया जा रहा है कि 26 केबिन है, 24 केबिन है यहाँ बताया जा रहा है। 24 केबिन है जिसमें 2 केबिन को नहीं चलाया जा रहा था। हाँ, 12 नंबर और 13 नंबर। हाँ। हमें तो शाम को ही कल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। घटना तकरीबन 5 बजे की और विदिन एन आवर हमारी टीम रश कर गई थी लोकेशन के लिए। बहुत ही प्रॉम्प्ट मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम था। और आईटीबीपी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहते हुए, हमारे 3 अधिकारी हैं वहाँ पर और 50 से ज्यादा हमारे माउंटेनियर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी है। हमारे पास इक्विपमेंट्स है माउंटेनरिंग के और बाकी चीजें हैं। कुछ हमारे पास और भी सिस्टम है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्पेशल, जिससे हम अपने लोगों के टच में हैं। और चूंकि रात हो गई थी कल, काफी अंधेरा काफी था लोकेशन पे, तो रात को ऑपरेशन कर पाना एकदम से संभव नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ट्रॉली में 48 लोग सवार थे। जाहिर सी बात है कि इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। जब तक बचाव दल यहाँ पहुँचता तब तक अंधेरा हो गया था। एक तरफ गहरी खाई और अंधेरा। जाहिर सी बात है कि ये रेस्क्यू आसान नहीं था। कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस। मसूरी में एक बार किया था, जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही। लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते। चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया। और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चॉकआउट किया प्लान वहां का। और 2 तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने एम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। बचाव दस्ते ने संयुक्त तौर पर प्लान बनाया और सुबह होने का इंतजार किया। साथ ही ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था शुरू की गई। ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए इस तरह से पानी की बोतलें और खाने का सामान भिजवाया गया। सुबह होते ही युद्ध स्तर पर शुरू हुई राहत बचाव की कार्यवाही। दूसरी तरफ से जो हमारी टीम्स थी, उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से। उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ, हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे करके 4 लोगों को निकाला। दूसरी तरफ से जो चॉपर्स थे, उन लोगों ने भी एनालाइज किया सिचुएशन को, वहां पर अपने लोग भेजे एंकरिंग के साथ और वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से लोगों को बचाने की मुहिम में जुटे। जो लोग बचकर निकले, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। कब से फंसे हुए थे ऊपर? कल 3 बजे के आसपास से। और आज रेस्क्यू हुआ आपका? जी अभी। कितना डर लग रहा था? बहुत ज्यादा, काफी डर लग रहा था सर, मत पूछिए। डर तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सर सबका कृपा है जो हम लौट गए। कितने लोग फंसे होंगे ऊपर? लमसम 50-60। इसे ही कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। वाकई जब मुश्किल में जान हो तो जिंदगी का यूं दोबारा मिलना किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा ही है। ऐसा लग रहा था तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है सो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और
ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे बचा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया, हम लोग सोच में पड़ गए थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? चार आदमी थे मेरे कैबिन। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं और आदमी निकल ले, तब तक सर हमको लेके इधर आ रहे। लोगों के रेस्क्यू में जुटे जवानों के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तो उन्हें सबको सकुशल निकालना था, दूसरा ये कि ट्रॉली में फंसे लोगों में दहशत न फैलने पाए। उनको निकाल रहे हैं तो ये ध्यान रख रहे हैं कि उनके अंदर पैनिक ना हो, वो डरे नहीं, बिकॉज एंकरिंग के साथ ही लोगों को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा है। लगभग 500 फीट तक की हाइट पर एक ट्रॉली ऐसी भी है जो 500 फीट की हाइट पे है, तो वो बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ पे अभी हमें भी नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को स्टेबल करना मेंटली, फिर उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना और फिर कोशिश ये करना कि वो सेफली नीचे आ जाए। तो 2-3 प्रक्रियाओं से हम गुजर रहे हैं। सच ही कहा गया है कि हादसे बता के नहीं होते, मगर कई हादसों के पीछे बड़ी लापरवाहियां छिपी होती हैं। उम्मीद कीजिए कि झारखंड की सरकार उन लापरवाहियों को उजागर करेगी और इतने लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। दिल्ली से जितेंद्र के साथ सत्यजीत, देवघर, आज तक। ज्यादातर लोगों को ट्रॉली से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है, मगर बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं बचाया जा सका है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? 48 लोगों की जिंदगी खतरे में किसने डाली और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सुरक्षित जगह से गर्दन उठाकर टंगी हुई जिंदगियों को देखना आसान तो है, मगर टगे हुए लोगों के एहसास को समझना कराह पैदा करने वाला है। धर्म की ध्वजा लिए राम का जयकारा गाते रोपवे से निकले थे, किसे मालूम था कि लापरवाही इन्हें लटका देगी ऐसे। अब जब नीति नियंताओं को मालूम चला कि 48 जिंदगियों पर भारी मुश्किल आ गई है, तो हलचल तेज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। निर्देश दिए गए कि कार्रवाई में तेजी लाई जाए, सबकी जान बचाना है, किसी के साथ हादसा न होने पाए। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नजर है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है। कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीजों पर हम लोगों की नजर है। राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया और भरोसा दिया कि इस हादसे का जिम्मेदार जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी 30 लगभग को रेस्क्यू कर चुके हैं, 18 बाकी है। अब देखिए उसमें कितना देर लगता है। मेंटेनेंस में कमी कहीं न कहीं है, लापरवाही है, उसके चलते हुआ है। इसे जांच बिठाएंगे इसमें और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई तो तब होगी जब मालूम चलेगा कि चूक कहां हुई। आपको बता दें कि त्रिकुट पर्वत तक दामोदर वैली कॉरपोरेशन रोपवे का संचालन करती है। जांच होगी कि रोपवे का सैप कैसे टूटा, रोपवे का मेंटेनेंस किस तरह से किया जा रहा था। एक ट्रॉली में क्या 4 से ज्यादा लोग भी सवार थे? क्या ट्रॉली में ओवरलोडिंग से सैप टूटा? पर्यटन मंत्री की माने तो वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही इस हादसे से सबक लेते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया जाए। मगर ये बाद की बातें हैं। आज के सवाल तो ये हैं कि रामनवमी पर जुटी भीड़ को लेकर इंतजाम क्या थे? क्या मेले से पहले ट्रॉलियों की सुरक्षा जांच हुई थी? क्या ट्रॉलियों में ज्यादा लोग होने की वजह से हादसा हुआ? क्या मेले में मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी? हादसे के बाद राहत बचाव में इतनी देर क्यों हुई? जांच तो होनी ही चाहिए,
ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ न हो। वैसे आपको बता दें कि त्रिकुट पहाड़ पर त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम है। यहाँ हर साल हजारों लोग उत्सव मनाने और मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए यहाँ एक रोपवे बनाया गया है। ये झारखंड का एकमात्र और बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा रोपवे है। इस पर पहुंचने के लिए एक एक ट्रॉली में 4-4 लोगों को बिठाकर ऊपर भेजा जाता है, लेकिन इस बार रामनवमी के उत्सव में इस हादसे ने व्यवधान डाल दिया। उम्मीद कीजिए कि भविष्य में इस हादसे से सबक लिया जाएगा और जिंदगियां खतरे में नहीं पड़ेंगी। दिल्ली से जितेंद्र के साथ सत्यजीत, देवघर, आज तक। जवाबदेही तय की जाए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तभी इस तरह के हादसे आगे आने वाले वक्त में रुकेंगे। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही।